सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज हमारी ट्रेनिंग का दूसरा दिन है और आज भी हम जाएंगे, विजिट पे भी जाएंगे और क्लास में भी जाएंगे। तो साथ में बने रहना और पूरी वीडियो का आनंद लेना। टॉक्सिन के लिए काफी प्रॉब्लम होता है, तो वो टॉक्सिन पे डायरेक्टली इसका हाई टेम्परेचर का रोल है। और इसी के अलावा सारे ग्रोथ कंडीशंस हो गया, डिस्पर्जल हो गया, एस्परजिलस फ्लेवस का जो मूवमेंट है वो उन सब पे जो है रिपोर्ट, ये साइंटिफिकली रिपोर्ट है कि इस तरह से इम्पैक्ट आता है, कैसे कैसे डिजीज जो है ये स्प्रेड हो रही है। इसी तरह एक जो है आपका रेनफॉल पे है, जैसे बारिश जो हल्की हल्की होती है वो इसके लिए आपका सपोटा में जो हल्की हल्की अगर बारिश हो रही तो डिजीज का प्रकोप बहुत ज्यादा रिपोर्ट किया गया है। इसमें रेनफॉल पैटर्न इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द क्लाइमेट चेंज दैट इन्फ्लुएंस द क्रॉप डिजीज इन द रीजन। जहाँ जहाँ ये सपोटा होता है वहाँ पे अगर हल्की हल्की बारिश हो रही है तो डिजीज का स्प्रेड जो है, डिजीज का डेवलपमेंट काफी हो रहा है। तो रेनफॉल, मेरा ये कहने का जो बारिश का हल्का ये है, लेट अगर सितंबर में अक्टूबर में अगर बारिश होती है तो बहुत सारी चीजें, जैसे नेक ब्लास्ट बढ़ जाता है, सीथ रॉट बढ़ जाता है, डिस्कलरेशन हो जाते हैं, तमाम सारे फील्ड में आपको देखने को मिलेगा। ये कोई यहीं के पिक्चर्स हैं, ये सारे जो है इस तरह का डिस्कलर्ड सीड मिलेगा आपको। ये आपका सीथ रॉट के इन्फेक्शन काफी बढ़ जाता है। नेक ब्लास्ट जो है क्या होता है, धान में 2-3 तरह की बीमारियां होती हैं, एक तो सीड पे होता है, पत्तों पे होता है, लेकिन सबसे सीवियर जो होता है नेक ब्लास्ट होता है। नेक ब्लास्ट इसलिए कि उसकी जो गर्दन होती है वहीं से बालियां निकलती हैं और वहीं पे अगर इन्फेक्शन होगा वो झुक के नीचे गिर जाती है, तो मैक्सिमम लॉस जो है वो होता है। तो ये 3 तरह का जो है इसमें इफेक्ट जो है आपको बारिश की वजह से हल्के उस सीजन में अगर होता है। इसी से क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जिस किसी को अगर इंटरेस्ट हो, ये एक फाइटोपैथोलॉजी लिखा हुआ है। फाइटोपैथोलॉजी जो है वर्ल्ड लेवल का सबसे इंपॉर्टेंट जर्नल है, पूरे वर्ल्ड का ऑल ओवर वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट जर्नल है, सबसे टॉप पे है, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, उसके बाद ही सब नीचे ही है। तो इस फाइटोपैथोलॉजी में रेजिस्टेंट वेराइटीज की जो बात की जाती है वो डेवलप, तो उचित रोपण अंतराल पे पौधों के बीच कम मतलब उचित अंतराल होना चाहिए। जैसे कई सारी बीमारियां हैं, जैसे स्क्लेरोटिनिया, पता नहीं आप लोगों ने सुना होगा, स्क्लेरोटिनिया एक रोग होता है। वह रोग चाहे सोयाबीन में लगे, चाहे आपके चने के क्रॉप में लगे, कई सारे क्रॉप में लगता है। तो उसके साथ क्या है कि जो डिस्टेंस क्रॉप के बीच में कम होती है, जो कैनोपी एक दूसरे से सटती है या नजदीक होती है, तो डिजीज का स्प्रेड उतना ही फास्ट होता है, उतना ही तेजी से फैलता है। तो उसकी बात हो रही है। इसी तरह फसल चक्र जो है पौधों के स्वास्थ्य और तनाव सहन को बढ़ा देने के लिए उचित पोषक तत्व की जो है एक लेवल डिसाइड किया जाए, जो पहले से है लेकिन फिर भी उसमें चेंजेस की जरूरत है, जो क्लाइमेट चेंज के हिसाब से ये किया जाए। वो ये वाटर्स की मतलब जितनी जरूरत हो, अधिक ज्यादा, कई सारे ऐसे रोग हैं की बात हो रही है कि पेस्टिसाइड कम यूज किया जाए और ये बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ज्यादा। तो इसमें कीटों और रोगों को नियंत्रण करने के लिए लाभकारी कीटों और सूक्ष्म जीवों का ही उपयोग करें। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे
अगर आप पैथोजन की बात करते हैं तो तमाम सारा ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास, बहुत सारे ऐसे हैं। ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास का प्रयोग करें, ये हर जगह अवेलेबल है, हर यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। प्राइवेट फर्म भी डेवलप कर रही हैं। तो ये जो प्राइवेट फर्म डेवलप कर रही है, इसकी जो सेल्फ लाइफ होती है वो कम होती है, 6 महीने की होती है। लेकिन अब आज के डेट में थोड़ा लोग बढ़ा रहे हैं, लेकिन सेल्फ लाइफ का मतलब जो उसके अंदर बीजाणु है, जो जैविक बीजाणु है, उसकी वाइबिलिटी बहुत कम समय तक होती है। 6 महीने के अंदर का ही प्रयोग करें। जब भी कोई जैविक वगैरह आप यूज कर रहे हैं तो उसको लेके देख लें कि वो 6 महीने के अंदर का होना चाहिए, अदरवाइज वो कारगर नहीं होता है। या उसके अलावा मेरा तो रिकमेंडेशन है कि आप जिस जगह पे हैं वहाँ की कीड़े पड़ते हैं तो कीड़ा ही है वो। मैं समझ गया, कीड़ा ही है वो। तो कीड़ा ये है, तो कीड़ा जो है एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट को ये करता है। एंटोमोलॉजी से मतलब है इंसेक्ट से। तो कीड़ा जो है, देखिएगा आपका जो रेनी सीजन होता है उसमें खूब प्रकोप होता है। वो फ्रूट फ्लाई उसका नाम है, फ्रूट फ्लाई। वो जब शुरू में आपका अमरूद लगा, फ्लावरिंग होती है, उसी समय वो उसका प्रकोप होता है, फ्लावरिंग के समय। और जब पकने लगेगा, फ्लावरिंग के समय उसका इन्फेक्शन हो जाता है, और जब पकने लगेगा उस समय वो दिखता है, उस समय पकता है तब दिखने लगता है ये फ्रूट फ्लाई। तो इसके लिए ये रिकमेंडेशन दिया गया है कि यदि आपके यहाँ अगर अमरूद में इस तरह की प्रॉब्लम है तो शुरू में जब ही फूल बन रहा है, फूल बनने के पहले एक बार आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करवा दें। फूल इंसेक्टिसाइड इमिडाक्लोप्रिड आता है, इमिडाक्लोप्रिड प्लांट जनरेटेड इंसेक्टिसाइड है, तो बड़ा अच्छा है कि एक बार फूल बनने के पहले, क्योंकि जब फूल बन जाएगा तो वो फ्रूट फ्लाई का इन्फेक्शन हो जाता है और वो उसी के अंदर सरवाइव करता रहता है। और जब वो पकने लगता है तब वो अंदर से रॉट करके ये होता है, रॉटिंग हो जाती है। तो ये आपके रेनी सीजन में खूब मिलेगा, विंटर में कम मिलेगा, विंटर में कम मिलेगा। तो इसमें ध्यान देने की बात है कि जिस समय अगर आ रहा है, आपको पता है कि हमारे बगीचे में आता है, तभी अगर आपको पता है कि हमारे बगीचे में अमरूद में ये प्रॉब्लम आती, कीड़े का प्रकोप होता है, तो जिस समय उसमें फूल बनने की अवस्था जिस समय होगी उससे पहले फूल पे अगर आपने कर दिया तो नुकसान होगा आपका। ये फूल बनने से जस्ट पहले हाँ। लेकिन अब क्या होगा कि वो सरवाइव करेंगे। जब वो सरवाइव करेंगे तो अगले साल बहुत ज्यादा मात्रा में आएंगे, समझ रहे ना आप। अभी तो क्या हो गया, अगर मान लीजिए बहुत ठंड पड़ी तो कीड़े खत्म हो गए, अब एक आध कहीं छिपे हुए होंगे तो वो फिर ब्रीडिंग करेंगे तो अगले साल फिर उनकी जनसंख्या आती है। लेकिन अब अगर वो टॉलरेट करेंगे उस मौसम को तो अगले साल सोचिए कि कितनी ज्यादा मात्रा में आने वाले हैं। ठीक है, उनकी जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। यानी कि आप देखेंगे ना, कीड़ों कहते हैं कोल्ड ब्लडेड मतलब जितना जैसा बाहर का टेम्परेचर होता है उनका वैसे ही अंदर का टेम्परेचर होता है। अगर बाहर कम टेम्परेचर है तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी कम होगा। ऐसे में उनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो पाती है और वो कहीं ना कहीं छुपे रहते हैं। जैसे कि मेढक होता है, जैसे टोड होता है, वो जमीन में छुपा रहता है ना, और जब तक अच्छा मौसम नहीं आता तब तक बाहर नहीं आता है। उसी तरह कीड़े भी करते हैं, लेकिन जब उनको सामान्य तापमान मिलता है तो वो फिर छुपने की जरूरत नहीं है, उनका पूरा जीवन काल बढ़ता रहता है और फिर वो उनकी वृद्धि दर बढ़ जाएगी और ज्यादा वो नुकसान करेंगे खेतों में। दूसरा, ये तो कीड़ों की बात होगी। पौधों में क्या चेंज है? पौधों में ये चेंज है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे वातावरण में ज्यादा उपलब्ध है। क्या करेगा? ज्यादा भोजन बनाएगा। ठीक है, और जब ज्यादा भोजन बनाएगा तो पत्तियां ज्यादा हरी होंगी और सकुलेंट होंगी। तो अगर ये अवस्था रहती है पेड़ों के अंदर तो कीड़े ज्यादा आकर्षित होंगे उसके ऊपर और जो फसलों पे कीड़ों का अटैक ज्यादा होगा। समझ गए आप लोग? तो ये जो बैलेंस था वो खराब हो जाएगा। उसी तरीके से विभिन्न प्रभाव और पड़ने वाले हैं, जैसे कि सांद्रता का प्रभाव है। सांद्रता मतलब नमी। तो ये कहा जाता है, जैसे आप अगर मान लीजिए कि अपने स्टोर में अनाज को रखते हैं, तो जब स्टोर में अनाज को रखते हैं तो क्या करते हैं? धूप में सुखाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि उसमें नमी ना आए। तो नमी का जो प्रतिशत होता है ग्रेन के अंदर वो 10% के लगभग होता है
और 10% से नीचे कोई कीड़ा घुन हो या कोई और हो, वो हमारे अनाज को नहीं खा सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है सन ड्राई करिए, क्योंकि नमी का परसेंटेज हमें अनाज में कम करना है। लेकिन अब वायुमंडल में अगर ज्यादा नमी है तो आप भले सुखा लीजिए, थोड़े दिन बाद फिर नमी ग्रेन के अंदर चली जाएगी, ठीक है, और फिर कीड़े का अटैक ज्यादा होगा वहां पे। दूसरा ये होता है कि कुछ कीड़े अगर ज्यादा, देखिए हमारा अगर आप पूरे साल भर देखें तो कीड़े इसमें पहले जो बात है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात है, ये आप लोग अच्छी तरह से समझ गए। और इसी कॉन्सेप्ट को पॉली हाउस, अगर पॉली हाउस आप लोगों ने देखा, कितने लोगों ने देखा पॉली हाउस? सभी ने देखा। और कितने लोग मतलब एक्चुअल में खेती से एसोसिएटेड है या इन्वॉल्व है, या किसी को देखा है उन्होंने खेती करते हुए? सभी लोग। ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, यही कॉन्सेप्ट जो है वो पॉली हाउस में लागू होता है। जो काम गैसें करती हैं वो उसकी जगह वो या तो ग्लास कर देता है या पॉलीथीन कर देता है। तो पॉलीथीन भी यही काम करता है, करेगी जहां पर कि ये पूरी तरह से चौड़ी होगी, ठीक है। तो वेदर और जो उसकी वजह से क्लाइमेट बनता है, उसकी वजह से जो आपको एक्चुअल इफेक्ट मिलता है वो आपकी पृथ्वी की लोकेशन की वजह से मिलता है। तो इस वजह से ये प्रमुख कारण है जो कि नेचुरल। अब थोड़ा सा मैं और एक बाकी सब तो कॉन्सेप्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, एक दो तीन कारणों में डिस्कस करूंगा जो हो सकता है डिस्कस ना हो। आपकी जो पृथ्वी घूमती है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है। उसकी वजह से क्या होगा कि एक विंड चलती है जिसको ट्रेड विंड बोलते हैं, वो चलती है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। आप फील कर सकते हो कि कोई चीज इधर घूम रही है तो हवा इस तरफ चलेगी। तो उसकी वजह से जो हवा चलती है उसको हम बोलते हैं ट्रेड विंड। क्या बोलते हैं? आपकी पृथ्वी किधर से घूमती है? पश्चिम से पूरब की तरफ। और हवाएं किधर से चलती है? पूरब से पश्चिम की तरफ। तो ये नॉर्मल कंडीशन है जिसकी वजह से आपका चीजें बनी रहती है। लेकिन होता क्या है इसमें, जब एबनॉर्मल कंडीशन आती है तो होता ये है कि यहाँ पे जो समुद्र है एक जगह पे वो गर्म होता है, जहाँ पे धूप पड़ रही है ज्यादा वो पोर्शन गर्म होता है। और जब पानी गर्म होता है सागर का तो वो इस तरफ मूव करता है, ठंडे की तरफ, ठीक है। ये आपने फील किया होगा कि किसी चीज को गर्म करो तो वो फिर ठंडे की तरफ मूव करेगा। देखिए मैं आपको ग्राफ आप देख रहे हैं, ये नेचर जर्नल में प्रकाशित है। नेचर सबसे इम्पोर्टेंट जर्नल है दुनिया का। आप ये मान लीजिए कि हिंदुस्तान से साल में एक आध रिसर्च भी इसमें पब्लिश नहीं होती है, तो हम उस लेवल का काम पूरे देश भर में नहीं कर पाते हैं जैसा नेचर में छपता है। तो ये नेचर की एक स्टडी है, ये पिछले 4 लाख साल की स्टडी करके बता रहे हैं वो, कि जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है वैसे वैसे तापमान बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में घट रहा है 3.5 लाख साल पहले, तो तापमान भी गिर गया। हर ऐसे ही चल रही है साइकिल, ये 4 लाख साल की साइकिल है। अब आप लास्ट के इसमें देखिए, एकदम से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है। पहले 0.0 थी, 300 ppm होता था, आज की डेट में करीब करीब 420 ppm हो गया। 300 से बढ़ के ऑलरेडी 420 के आसपास तक आ चुका है। 440 तक चला जाएगा। अभी उम्मीद कर रहे हैं 240 में पहला प्रेडिक्शन था, पर अब लग रहा है और जल्दी चला जाएगा 232, 30। ये मौसम पे भी डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि हर दिन हर जगह एक जैसा हो, बदलता रहता है। 550 ppm तक जाएगा तब जाकर स्थिर होगा। तो 300 से बढ़ के 500 ppm हो गया। तो आप देखिए ये तो ग्राफ बिल्कुल सही है। ये देखिए जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है तापमान बढ़ रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है। 4 डिग्री तक कंस्ट्रक्ट करते हैं। और बड़ा अच्छा उनके कुछ फोटोग्राफ और भी है मेरे पास जो है। अब इसमें देखिए जब पॉली हाउस की बात करते हैं तो पॉली हाउस क्यों, आगे चलो नेक्स्ट, पॉली हाउस क्यों, नहीं ऊपर चलो, ऊपर चलो, सबसे पहले स्लाइड लेके आओ। पॉली हाउस क्यों जो है या ग्रीन हाउस क्यों। अब हम देखिए दोनों टर्म यूज कर रहे हैं, ग्रीन हाउस भी और पॉली हाउस भी जो है, हाँ, और दोनों में अंतर क्या है कोई बताएगा?
आमतौर पे कहते हैं ग्रीन हाउस, हाँ, या पॉली फिल्म का बना पॉली हाउस जो है, दोनों में अंतर क्या है? अंतर कुछ नहीं है, एक ही है। ग्रीन हाउस जो है जनरल टर्म है, इसे अगर हम कहते हैं ना वनस्पति घी है, हाँ, और उसमें कोई सोयाबीन का होता है, कहीं मूंगफली का होता है, या किसी का होता है, उसी तरीके से पॉली हाउस भी एक तरह का ग्रीन हाउस है। ग्रीन हाउस से मतलब ये होता है कि ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस जो हरित गृह प्रभाव जिसको हम लोग करते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस इफेक्ट में होता क्या है, अभी सबसे इसका जो एक पहलू ये है कि ये जो गर्मी को जो है, हीट को जो है अब्जॉर्ब कर लेती है, हाँ, अब्जॉर्ब कर लेती है, उसको अवशोषित कर लेती है। तो जब गैस है उसमें हीट एब्जॉर्ब हो गया, जो गर्मी उसके अंदर अवशोषित हो गई, तो धीरे धीरे उस वातावरण का तापमान जो है बढ़ जाएगा जो है। तो उसी तरीके से ग्रीन हाउस या पॉली हाउस में जो है CO2 का कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जो है 8 गुना तक बढ़ जाता है। हम लोगों ने मेजर किया है 2400 ppm तक पहुंच जाता है, 2400 ppm के आसपास तक भी पहुंच जाता है। नॉर्मल अवस्था में भी 1200 के ऊपर ही रहता है, 1200 ppm। आप सोचिए कि जो खुले वातावरण में जो हमारा 350 ppm है जो CO2 की मात्रा, और पॉली हाउस के अंदर जो है 1200 ppm है या 1400 ppm है, उसका क्या कहते हैं हम लोग की बेनिफिट जो है, उसके फायदे क्या है? देखिए, सब लोग जानते हैं, सारे लोग BSc या BSc किए हुए हैं या उस लेवल के पढ़ाई की हुई है, तो हर एक आदमी जानता है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है, इसको बंद कर, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो भोजन बनाने का मतलब ये है कि, और भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें क्या होता है, कहते हैं ना कि 6CO2 जो उसका इक्वेशन है, 6CO2 + 6H2,